हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रुचि जी का ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 20 जून 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आज का सेशन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर आज का सेशन मैं लेने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन बना? Which became the first Arab nation to set 15 years as the minimum age for social media access in June 2026। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई पहला अरब देश बना है जिसने 15 साल मिनिमम एज सेट कर दी है सोशल मीडिया यूज के लिए। 18 जून 2026 को यूएई ने नया रूल लागू किया जिसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे और ना ही चला सकेंगे। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। 15 से 16 वर्ष के यूजर्स को सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन उनके लिए पेरेंटल कंट्रोल्स, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, अननोन यूजर से लिमिटेड इंटरेक्शन और यूसेज टाइम लिमिट जैसे एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लागू किए जाएंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म कंप्लायंस के लिए सोशल मीडिया कंपनीज को एआई और डिजिटल आइडेंटिटी आधारित एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एज वैलिड नहीं होगा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। डेटा प्रोटेक्शन के तहत यहाँ पर बच्चों का जो पर्सनल डेटा है उसका कमर्शियल उपयोग या कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यूएई की बात करें तो उसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। यूएई से पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में, साथ साथ यूके में भी 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस या बैन लगाए गए हैं। ग्रीस में 15 साल के बच्चों के लिए, फ्रांस में और स्पेन में भी 15 और 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इस बात को भी नोट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा रहा? विच इज इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, आईआईटी दिल्ली। क्वाकर एली साइमंड्स इंस्टीट्यूशन ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें इंडिया की आईआईटी दिल्ली ने इंडिया के लिए लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ 118 ग्लोबल रैंक प्राप्त की है। इससे पहले 2026 में आईआईटी दिल्ली की रैंक थी 123 और 2025 में उसकी रैंक थी 150। ग्लोबली अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एमआईटी लगातार पहले पायदान पर है। पिछले 15 सालों से एमआईटी लगातार सेकंड नंबर पर यूके की इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्ट फोर्थ नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की है, फिफ्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो दुनिया की यूनिवर्सिटी को रैंक करने के लिए एक इंडेक्स है। इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। इसको इशू करता है कॉकर एली साइमंड्स। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। 2026 में इसका 23वां संस्करण सबके सामने आया है। क्यूएस हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज का एनालिसिस करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new chairman of the National Statistical Commission in June 2026? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेबल चट्टोपाध्याय को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एनएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। राइट आंसर सी, सेबल चट्टोपाध्याय। जून 2026 में अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया। उनके साथ प्रोफेसर सुभद्रा दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद को पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय आईआईटी कलकत्ता के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करें तो भारत की प्रमुख स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए ये एक नेशनल एडवाइजरी बॉडी है। इसका गठन 2005 में किया गया था। रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर इसको बनाया गया था। इसके एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं नीति आयोग के सीईओ। इसका उद्देश्य है डेटा क्वालिटी, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के फिलहाल मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कैग की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी बेंचमार्क के 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है?
According to CAG's State Finances 2024-25 report, how many states recorded fiscal deficit above the 3% of GSDP benchmark set by the 15th Finance Commission? तो यहाँ पर राइट आंसर है C 18। कैग द्वारा जारी स्टेट फाइनेंसेस 24-25 रिपोर्ट में 15 से 26 से लेकर 24-25 तक के 10 सालों के सभी राज्यों की फिस्कल पोजीशन का एनालिसिस किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट्स का टोटल पब्लिक डेट 75.52 लाख करोड़ रहा, जो जीएसडीपी का 23.27% है, जबकि टोटल लायबिलिटीज जीएसडीपी के 27.89% तक पहुंच गई है। आइए इस रिपोर्ट्स की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। पब्लिक डेट रिसिप्ट्स की बात करें तो 99% से अधिक पब्लिक डेट रिसिप्ट्स कुल मिलाकर कैपिटल डेट रिसीट्स हैं। कुल 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% से ज़्यादा गया है, यानी कि ये टारगेट के अंदर नहीं है, इनको 3% के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उससे ज़्यादा इनका डेट हो गया है, कर्जा उन पर ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सिर्फ 16.59% खर्च है। इकोनॉमिक्स में माना यह जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है क्योंकि उससे आपको आगे जाकर रिटर्न मिलता है, मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नुकसान का सौदा होता है, जहां पर 83% स्टेट्स उस पर खर्च कर रहे हैं। स्टेट शेयर की बात करें अगर यूनियन टैक्स में तो वो बढ़ रहा है, लगभग यहाँ पर 31% शेयर हो गया है स्टेट्स का यूनियन के टैक्सेस में। सब्सिडी की बात करें तो कुल मिलाकर 10% खर्चा सरकार यहाँ पर राज्य सरकार सब्सिडी पर कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं कैग की रिपोर्ट में। कैग की बात करें फ्रेंड्स तो कैग संवैधानिक रूप से आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑडिटर ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैग होता है। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। फिलहाल 2026 में कैग हैं के संजय मूर्ति। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कैग का टेन्योर 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करी कैग की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको मिलेगा कंप्लीट मैथ पैकेज। इस कंप्लीट मैथ पैकेज में अर्थमेटिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन, 70 आवर मैथ रिवीजन, 70 डे मैथ कोर्स, कैलकुलेशन बूस्टर के साथ साथ मैथ क्वेश्चन बैंक भी शामिल है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मैथमेटिक्स के लिए जो कि आपकी मैथ से रिलेटेड हर क्वेरी को सॉल्व करेगा। तो फ्रेंड्स को जरूर चेकआउट करें। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसको अवेल कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन जून 2026 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। राइट आंसर सी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी ने जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल ऑफ इंडिया GHCI पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित एवं यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और डिजिटल बनाना है। ये पोर्टल 1 जुलाई 2026 से संचालित यानी ऑपरेशनल हो जाएगा। हाइड्रोजन को तभी ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा जब उसके एमिशंस 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर kg हाइड्रोजन से अधिक नहीं होंगे। यानी कि जितना एमिशन 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड करता है उससे कम एमिशन यहाँ पर 1 किलो हाइड्रोजन को करना होगा, तभी उसको ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। यहाँ पर एलिजिबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोगैस कन्वर्जन इसके लिए एलिजिबल प्रोडक्शन मेथड्स हैं। वेरिफिकेशन के लिए BEE अप्रूव्ड एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी से नियुक्त की जाएंगी। GHCI के तहत 4 प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। पहला सर्टिफिकेट है कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट, दूसरा फैसिलिटी लेवल सर्टिफिकेट, तीसरा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और चौथा है फाइनल सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्राप्त करने के लिए या डोमेस्टिक सेल्स के लिए फाइनल सर्टिफिकेट आवश्यक रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट हब बनाना। इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका टोटल आउटले है 19,744 करोड़। इस मिशन का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाना और इस मिशन के तहत डेडिकेटेड 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। ये भी इसका मिशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री?
यहाँ पर राइट आंसर है बी, मंगोलिया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन 20 जून से लेकर 3 जुलाई 2026 तक 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलान बतार, मंगोलिया में किया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी सहित कई देशों की आर्मी पार्टिसिपेट करेंगी। भारतीय दल में जट रेजिमेंट के सोल्जर्स सहित टोटल 40 मिलिट्री पर्सनल शामिल होंगे। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए आर्मीज को तैयार करना है तथा यहाँ पर जो भाग लेने वाली कंट्रीज हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और कोऑपरेशन मजबूत हो, उसके लिए ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज कराई जा रही है। खान क्वेस्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत यूएसए मंगोलिया बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। 2006 से ये एक मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज की तरह आयोजित की जा रही है। 2026 में इसका 23वां संस्करण हमारे सामने आ रहा है। मंगोलिया की बात करें तो उसका कैपिटल है उलान बतार। इसकी करेंसी है मंगोलियन टोग्रोक। इसके प्रेसिडेंट है उखनागिन खुरेलसुख। इसकी नेबरिंग कंट्री है रशिया और चाइना। तो यहाँ पर हमने बात करी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? राइट आंसर है यहाँ पर सी, 20 जून। हर साल 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। इसको यूएन ने वर्ष 2000 में रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 की 50वीं एनिवर्सरी पर घोषित किया था। इससे पहली बार 20 जून 2001 को मनाया गया था। 2026 में इसकी थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ। आइए जानते हैं कि रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 क्या है। यूएन द्वारा ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसे कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना के लिए 1951 में हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर हुए थे और 1956 से ये लागू हुआ था। इसकी लोकेशन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस कन्वेंशन का क्या उद्देश्य है? तो इस कन्वेंशन का उद्देश्य है कि रिफ्यूजीज की पहचान करना। कब कोई कंट्री किसी को रिफ्यूजी घोषित कर सकती है, ये कन्वेंशन बताता है। रिफ्यूजीज के राइट्स क्या होने चाहिए, उसके अधिकार क्या होने चाहिए, ये सब बातें ये कन्वेंशन बताता है। तो 20 जून को हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, जून 2026 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत एमएसपी पर दाल एवं तिलहन की सबसे बड़ी खरीद किस राज्य के लिए स्वीकृत की गई है? अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम विच स्टेट रिसीव द लार्जेस्ट एमएसपी प्रोक्योरमेंट अप्रूवल फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इन जून 2026? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। जून 2026 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में एमएसपी पर पल्सेस और ऑयल सीड्स की खरीद को मंजूरी दी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उत्तर प्रदेश रहा, जहां पर 48,298 मेट्रिक टन मूंग, 97,970 मेट्रिक टन उड़द, 41,780 मेट्रिक टन मूंगफली की खरीद स्वीकृत की गई है, जिसकी टोटल एमएसपी की वैल्यू 1,490 करोड़ से अधिक रहेगी। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा से भी क्रॉप्स प्रोक्योर किए जाएंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। इसको लॉन्च किया गया था पीएम आशा के तहत। पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी है नफीद, NAFED। इसका पर्पस है एमएसपी सुनिश्चित करना और किसानों को कम बाजार मूल्य से बचाना। ये कैसे काम करती है? तो जब दाल और तिल या फिर कपास की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है, तब सरकार यहाँ पर डेजिग्नेटेड एजेंसीज के तहत फार्मर्स से सीधे एमएसपी पर खरीद करती है, जिससे फार्मर्स का यहाँ पर नुकसान नहीं होता। ये जो खरीद होती है वो मुख्य रूप से नफीद करता है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, जबकि एफसीआई भी कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में पीएसएस ऑपरेट करता है। नफीद की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका रोल है एमएसपी प्रोक्योरमेंट और एग्रीकल्चर मार्केट सपोर्ट देना। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा प्राइस सपोर्ट स्कीम को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, भोई रिम्बोंग, मेघालय। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 19 जून 2026 को मेघालय के रायबोई डिस्ट्रिक्ट के भाई रिम्बोंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया। ये प्लांट ईस्टर्न रायबोई ऑर्गेनिक फार्मर कंपनी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी एनुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी 10,346 मेट्रिक टन होगी।
ये परियोजना क्षेत्र के 5,500 से अधिक ऑर्गेनिक फार्मर्स को सीधे लाभ पहुंचाएगी। इस प्लांट के माध्यम से स्पाइसेस की क्लीनिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन की जाएगी, जिससे किसानों को बेटर मार्केट, मोर इनकम और ऑर्गेनिक स्पाइस एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मेघालय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रमुख रूप से टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और बे लीफ जैसी मसाला फसलों का उत्पादन किया जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। इसका चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड के संगमा। इसके गवर्नर फिलहाल हैं CH विजय शंकर और मेघालय राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। तो यहाँ हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट के लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट की। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशोगुरो की आगामी पुस्तक का नाम क्या है, जो मार्च 2027 में प्रकाशित की जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग नोवेल बाय नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशोगुरो शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड इन मार्च 2027। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशोगुरो की किताब मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर लॉन्च की जाएगी मार्च 2027 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर। ये उपन्यास 1938 के लंदन की बैकग्राउंड पर आधारित रहेगा, जो कि एक स्पाई नोवेल होने वाली है। इस नोवेल में रिचर्ड हैंडली और मिस्टीरियस मिस लैम्बर्ट की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें जासूसी, रहस्य, संगीत और रोमांच का मिश्रण है। ये काजुओ इशोगुरो की 9th नोवेल होगी। उनकी 2021 की बुक कालरा और द सन के बाद ये उनकी पहली नोवेल है। काजुओ इशोगुरो की बात करें तो इनका जन्म 1954 में नागासाकी में हुआ था। इनको 1989 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था उनकी किताब द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए, और 2017 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। इनके प्रसिद्ध काम है द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो, क्लारा एंड द सन, व्हेन वी वर ऑर्फेन्स, अ पेल व्यू ऑफ हिल्स। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशोगुरो की। तो यहाँ पर हमने 20 जून 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। चलिए कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था जून 2026 में शरिंडा को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर है त्रिपुरा। सेकंड क्वेश्चन था जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य और पहला सेंट्रल एशियन देश कौन बना है। इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन था किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है टोंग्स रिवर। फोर्थ क्वेश्चन है विश्व सिकल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 19 जून को। राइट आंसर 19 जून। फिफ्थ क्वेश्चन शी बॉक्स 2.0 पोर्टल किस योजना के तहत विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है मिशन शक्ति के तहत। राइट आंसर मिशन शक्ति। सिक्स्थ क्वेश्चन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बेंगलुरु। सेवेंथ क्वेश्चन है भारत की पहली AIFF अंडर 17 वुमेन्स यूथ लीग 2026-27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा नारायणपुर छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर नारायणपुर छत्तीसगढ़। 8th क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रॉबर्ट AF ट्रूमैन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वो तिब्बतियन बुद्धिज्म से संबंधित थे। राइट आंसर तिब्बतियन बुद्धिज्म। 9th क्वेश्चन था भारत और जापान द्वारा अपनाया गया संयुक्त ऋण तंत्र किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत संचालित होता है। तो फ्रेंड्स, से संचालित होता है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। राइट आंसर पेरिस एग्रीमेंट। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमने 19 जून के सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए सबसे पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था किस वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर था यहाँ पर 2019। सेकंड क्वेश्चन था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। थर्ड क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 102 यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। सेकंड क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड। तीसरा क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 20 जून 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा ही फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।